Hello friends, welcome to my channel Science Learners. Today we are going to discuss about the sixth chapter from the subject HECP जो कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर में है। अब ये HECP जो है ये अब न्यू बैच को नहीं है, तो जिनका एग्ज़ाम्स आने वाला है जनवरी में, जिन्होंने एडमिशन 2020 में लिया हुआ है, तो उनके लिए मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट किया था। तो अब तक 5 चैप्टर का मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है और ये जो क्वेश्चंस जो भी मैं अपलोड कर रही हूँ ये सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, रिपीटेड क्वेश्चंस है। आप पहले के क्वेश्चन पेपर देख लेंगे तो यही सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो स्पेसिफिक आंसर है, छोटे छोटे आंसर है, आपको इजी होगा। ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं कर पाया किसी की वजह से, या कोविड की वजह से, या फिर बुक्स नोट्स वगैरह अवेलेबल नहीं होने की वजह से। तो उनके लिए छोटी सी मदद रहेगी, आप इसमें से देख करके आप अपने नोट्स बना सकते हैं या याद कर सकते हैं। अब उनका एग्ज़ाम जनवरी में है और पीसीआई के द्वारा जितने भी न्यू रूल्स रेगुलेशन आ रहे हैं वो भी मैं साथ साथ में अपलोड करती जा रही हूँ। मैंने बहुत सारे पहले भी अपलोड कर चुके हैं, जैसे कि एज लिमिट पे सबसे पहले मैंने दिया था। तो और बहुत सारे जो भी कैलेंडर वगैरह आ रहे हैं, इवेंट्स वगैरह जो पीसीआई से या एग्जामिनिंग अथॉरिटी से आता है, वो मैं टाइम टू टाइम अपडेट करती रहती हूँ। तो इस वीडियो में भी साथ में मैं अगर कोई अपडेट आई है तो वो मैं आपको बताते चलती हूँ। लेकिन पहले हम ये स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये चैप्टर में से ये क्वेश्चन आने ही आने हैं। आपको ये प्रिपेयर करके ज़रूर जाना है। इतना भी अगर आप लोग कर लेंगे तो आप लोग ईजिली पास हो सकते हैं। इसमें कोई सा भी इसमें टफ नहीं है, ये नॉर्मली बहुत जनरल आंसर्स हैं इसमें। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 6, द लेसन नंबर इज फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द ग्राम स्टेनिंग एंड राइट इट्स importance. So principle we have to write first. So gram staining was devised by the Christian Gram. It is based on the principle that the gram-positive bacteria retain the primary dye after being washed with the acetone and are stained dark blue or a purple, while the gram-negative bacteria are decolorized by the acetone or alcohol, and when a counter stain is used, the bacteria are stained pink. तो यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ है कि अगर ग्राम स्टेनिंग करना है या फिर उसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम प्रिंसिपल लिखेंगे। प्रिंसिपल में हम ये लिखेंगे, सबसे पहले ये किसने दिया था, क्रिश्चियन ग्राम ने दिया था। इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया को हम स्टेन करते हैं, कलर करते हैं। तो सबसे पहले हम प्राइमरी डाई करते हैं, उसको प्राइमरी कलर करते हैं, और अगर उसको हम वॉश करते हैं एसीटोन से तो वो क्या होता है, डार्क ब्लू या पर्पल कलर आ जाता है। और जबकि वाई ये नेगेटिव जो बैक्टीरिया रहते हैं, ग्राम नेगेटिव जो रहते हैं, वो डीकलराइज्ड हो जाते हैं एसीटोन या अल्कोहल यूज़ करने पे। और जब उनको फिर से स्टेन किया जाता है तो वो बैक्टीरिया क्या होते हैं, स्टेन्ड पिंक, यानी कि पिंक कलर दिखाते हैं। अब प्रोसीजर यहाँ पे है, इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप। फर्स्ट इज द प्राइमरी स्टेनिंग विद द मिथाइल वायलेट। सबसे पहले मिथाइल वायलेट से उसको स्टेन करना है। सेकेंड इज आयोडीन एप्लीकेशन। थर्ड इज डीकलराइजेशन विद एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक द इथेनॉल और एसीटोन, फिर उसको डीकलराइजेशन करना है। नेक्स्ट इज गिवन फोर्थ पॉइंट, counter staining with the saffron or the neutral red. Importance, why we do this, the technique differentiate the bacteria into the two broad groups, namely is the gram positive bacteria, gram नेगेटिव बैक्टीरिया। यानी कि हम ये स्टेनिंग क्यों करते हैं, हमें मालूम करने के लिए कि ये बैक्टीरिया एक्चुअली ये पॉजिटिव है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो स्टेप्टोलोकोकस एरियस है, या फिर यहाँ सेकंड एग्जांपल दिया कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन सा है, तो नेजेरिया गोनोरिया है। नेक्स्ट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। इसमें हमें बैक्टीरिया का मॉर्फोलॉजी लिखना पड़ता है। इसमें ड्राइंग भी आप कर सकते हैं, इसमें फिगर भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप गूगल वगैरह पे देख सकते हैं। इस आंसर में तो नहीं दिया, लेकिन आप इसके साथ डायग्राम जरूर ड्रॉ करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, अ बैक्टीरिया कंटेन एन आउटर सेल इन्वेलप विच कंसिस्ट ऑफ। सबसे पहले एक इन्वेलप होता है, जैसे हम सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, प्लांट सेल या एनिमल, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले एक आउटर सेल वॉल रहता है। तो इसमें भी सेल वॉल कहाँ रहता है, प्लांट में रहता है, लेकिन एनिमल में नहीं रहता, लेकिन यहाँ बैक्टीरिया में है, सेल वॉल है। देन इनर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होता है, उसके नीचे फिर साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, व्हाइट जेली मटेरियल जो हम सेल में भी पढ़ते हैं। ये क्या होता है, सेल के अंदर इन्वेलप के अंदर रहता है। अब इस साइटोप्लाज्म में क्या क्या रहता है, तो राइबोसोम रहता है, ग्रैन्यूल्स रहता है, वैक्यूल्स रहता है, डीएनए रहता है। ये किसमें है, बैक्टीरिया में है। द बैक्टीरिया सेल आर द होल मे बी द इनक्लोज्ड एज ए कैप्सूल। वो कैप्सूल की शेप में भी हो सकते हैं। सम बैक्टीरिया मे बी हैव अ फ्लैजिला। किसी किसी में ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है जो कि उसके मूवमेंट के लिए, लोकोमोशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, उसको फ्लैजिला बोलते हैं। एक
बाल की तरह, एक तागे के जैसा, पूंछ के जैसा उसमें लगा हुआ रहता है, विच आर यूज्ड फॉर द लोकोमोशन, जो कि उसको मूवमेंट में हेल्प करता है. Fimbriae, which are used for the adhesion. The flagella and the fimbriae are appendages which protrude from the cell surface. है ना, ये दोनों भी सेल सरफेस के बाहर रहते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड. आइसोलेशन the explain the different method of isolation of bacteria. तो बैक्टीरिया को अगर आइसोलेट करना है, निकालना है किसी चीज से, तो कैसे हम उसको आइसोलेट करेंगे. तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ द मेथड आर अवेलेबल फॉर द आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया. द फॉलोइंग आर द फ्यू मेथड. थोड़े मेथड यहाँ पे दिए हुए हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, बैक्टीरिया को आइसोलेट कर सकते हैं. तो फर्स्ट इज सरफेस प्लेटिंग ऑफ द बैक्टीरिया. अब ये सरफेस प्लेटिंग में क्या किया जाता है, द सरफेस प्लेट it is also called a streak culture method भी बोला जाता है इसको. the specimen to be the cultured is taken in a platinum loop. platinum loop में जो भी बैक्टीरिया को हमको कल्चर करना है, यानी कि उसको ग्रो कराना है, उसको जर्मिनेट कराना है, उसको प्लेटिनम लूप में ले लेंगे. वन लूप फुल ऑफ द स्पेसिमेन इज ट्रांसफर्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द वेल ड्राइड प्लेट. फिर उसको ड्राइड प्लेट में उसे ले लेना है. देन इट इज स्प्रेड ओवर अ स्मॉल एरिया ऑफ द पेरिफेरी. फिर उसे स्प्रेड कर देना है. द inoculum is then distributed thinly over the plate. This is done by the streaking the loop in a series of the parallel lines in the different segment of the plate. The loop should be flamed and cooled between. फिर उसमें inoculum करना है. क्या inoculum करना है, जो भी उनका कल्चर मीडियम होता है वो सब क्या करना है, इनोकुलेट कर देना है. फिर उस लूप को क्या करना है, पैरेलल लाइन में उसको वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है. फिर उसको लूप को फ्लेम करना है, थोड़ा हमें उसको हीटअप करना है, फिर कूल करना है, थोड़ा सा उसको टेम्परेचर देना है, फिर उसको कूल करना है. आफ्टर इनक्यूबेटिंग, फिर उसको इनक्यूबेट होने के लिए, उसको जर्मिनेट होने के लिए, जैसे कि हमारे पास ओवन होता है या फ्रिज होता है, वैसे इनक्यूबेटर होता है, उसमें उसे प्लेट को रख दिया जाता है ग्रो होने के लिए. यानी कि एक बैक्टीरिया को कई बैक्टीरिया में मल्टीप्लाई होने के लिए उनको सुटेबल टेम्परेचर, सुटेबल कंडीशन और उनके कल्चर मीडियम में करके, जिसमें उनको पनपने में ईजी होता है, वो उनका प्लेट में रख करके फिर उसको इंक्यूबेट किया जाता है, इंक्यूबेटर में रख दिया जाता है. इट कैन बी सीन दैट द ग्रोथ इज confluent at the original site of the inoculation but it becomes progressively thinner. फिर जब हम उसको 7 डेज के बाद या जितना भी उसका इंक्यूबेशन डेट दिया या 11 डेट्स के बाद उसको जब हम देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, कई कॉलोनीज, कई ग्रुप्स बैक्टीरिया के बन जाते हैं. वहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉलोनीज वगैरह बन जाता है. सेकंड मेथड क्या है, इनरिचमेंट एंड सेलेक्टिव मीडिया. हमें मीडिया सेलेक्ट करना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, बैक्टीरिया कैन बी आइसोलेटेड बाय ग्रोइंग इन अ इनरिच एंड सेलेक्टिव मीडिया. मीडिया का मतलब होता है कि जो भी उनके लिए सुटेबल खाना पीना है, हर एक बैक्टीरिया का अलग अलग सुटेबल ये रहता है. मतलब कि जैसे कि अगर है या फिर ट्रैगाकंद है जो कि हम लैब में यूज़ करते हैं, उसको क्या करना पड़ता है, उसका मीडियम बनाना पड़ता है. यानी कि उसको सेमी सॉलिड कुछ बना करके, जैम जेली कैसा रहता है वैसा बना करके उसको प्लेट में रखना पड़ता है. फिर बैक्टीरिया लेके उसके ऊपर हमें ग्रो कराना पड़ता है. तो वो मीडिया, कल्चर मीडिया बोलते किसको है, जिसमें वो बैक्टीरिया जो है मल्टीप्लाई कर सके, वो उनका खाना पीना रहता है, वो उसको खाते हैं पीते हैं. और 7 डेज में कई एक बैक्टीरिया कई मल्टीप्लाई होकर के कई बैक्टीरिया बन जाते हैं. अब इस मीडियम में सब्सटेंस विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द अनवांटेड, और साथ में हम दूसरा बैक्टीरिया वहाँ पे जर्मिनेट ना हो जाए, वहाँ पे कल्टीवेट ना हो जाए, तो उसको भी मारने के लिए हम कुछ और भी उसमें क्या केमिकल्स मिलाते हैं ताकि दूसरे तरह के बैक्टीरिया उसमें ग्रो ना कर सके. अब थर्ड है एरोबिक एंड एनारोबिक कंडीशन. एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक मतलब जिनको एयर चाहिए, एनारोबिक मतलब विदाउट ऑक्सीजन के बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं, कैन बी सेपरेटेड बाय द कल्टीवेशन अंडर द एरोबिक. अब यहाँ पे दिया है कि एरोबिक को एरोबिक कंडीशन देना पड़ेगा और एनारोबिक बैक्टीरिया को एनारोबिक कंडीशन देना पड़ेगा. फोर्थ इज आइसोलेशन बाय डिफरेंस इन द टेम्परेचर. Thermophilic bacteria grow at 60 degrees Celsius. Some bacteria like N. methyltds grows as a
22 degree Celsius by incubation at a different temperature, bacteria can be selectively isolated. अब एक और एक मेथड है जिससे हम बैक्टीरिया को एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया को हम ग्रो कर सकते हैं और दूसरे बैक्टीरिया को हम इनहिबिट कर सकते हैं, दूसरे बैक्टीरिया वहाँ पे जर्मिनेट नहीं करेंगे, वो है डिफरेंस इन द टेम्परेचर। यानी कि हर एक बैक्टीरिया का अपना अपना एक टेम्परेचर रहता है, उसी टेम्परेचर पे वो अच्छा ग्रो करते हैं या फिर वो सर्वाइव कर पाते हैं। अगर उतना हम टेम्परेचर दिए तो वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया ही जिंदा रहेगा, बाकी कोई दूसरे बैक्टीरिया जिंदा नहीं रहेंगे, नहीं कल्टीवेट होंगे, नहीं ग्रो करेंगे। तो ये भी एक मेथड है। फिफ्थ इज द सेपरेशन ऑफ वेजिटेटिव एंड स्पोर फॉर्मिंग bacteria. Vegetative bacteria are killed at a 80 degree Celsius, but spore forming bacteria like tetanus bacilli survive at this temperature. So by the heating at a 80 degree Celsius, vegetative bacteria can be eliminated. यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वेजिटेटिव बैक्टीरिया को अगर एलिमिनेट करना है, यानी कि हमें ग्रो नहीं करना है, सिर्फ एक बैक्टीरिया को ग्रो करना है जो 80 के अबव भी जिंदा रहता है, तो क्या करेंगे हम 80 के नीचे वाले सारे हम उतना टेम्परेचर देंगे 80 के अबव, तो जो 80 के नीचे वाले जितने भी हैं वो मर जाएंगे, बाकी वही सरवाइव कर पाएंगे जो 80 डिग्री को बर्दाश्त कर सकते हैं या उससे ऊपर वाले को। सिक्स्थ इज सेपरेशन ऑफ द motile and non-motile bacteria. This can be achieved by using the Krager's tube or a U-tube. In this U-tube, the organism are introduced in one limb and the motile organism can be isolated at the other limb. इसमें U-tube यूज़ किया जाता है, तो जो बैक्टीरिया मोटिलिटी है, जो मूवमेंट कर सकते हैं, वो यहाँ से मूव होकर के दूसरी तरफ आ जाते हैं, बाकी सब उसी में रह जाते हैं। सेवंथ क्या है, एनिमल इनोकुलेशन। पैथोजेनिक बैक्टीरिया कैन बी आइसोलेटेड बाय इनोकुलेशन इन द अप्रोप्रिएट एनिमल। कुछ बैक्टीरिया हैं जो एक पर्टिकुलर एनिमल में ही जिंदा रहते हैं, तो वो उन बैक्टीरिया में इंजेक्ट करके और उनमें सर्वाइव करा के उनमें कल्टिवेट किया जाता है, बाकी दूसरे बैक्टीरिया उसमें सर्वाइव नहीं हो सकते। तो इस तरह से हम पर्टिकुलर बैक्टीरिया को हम क्या करते हैं, कल्टिवेट कर सकते हैं या आइसोलेट कर सकते हैं। एट्थ इज द फिल्ट्रेशन। बैक्टीरिया ऑफ अ डिफरेंट साइज कैन बी सेपरेटेड। अब बैक्टीरिया को हम सेपरेट फिल्ट्रेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया के अलग अलग साइज है, तो अलग अलग सीओ नंबर लेकर के हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग शेप, अलग अलग साइज के हम बैक्टीरिया को हम सेपरेट कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं। नाइन्थ इज द माइक्रो मैनिपुलेशन। By means of the micro manipulation, single bacterium can be separated and cultured. माइक्रो मैनिपुलेशन में क्या होता है, हम एक पर्टिकुलर एक ही बैक्टीरिया को हम निकाल करके उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम आइसोलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया कि क्लासिफाई फंगाई, फंगाई का क्लासिफिकेशन दो। तो फंगाई कंस्टिट्यूट द लार्ज ग्रुप ऑफ द थैलोफाइटा, दे डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। तो ये फंगाई जो हैं ये थायोफाइटा के लार्ज ग्रुप हैं और इसमें क्लोरोफिल ग्रीन कलर पिगमेंट नहीं होता है, इसीलिए अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। ये एक पैरासाइट की जैसा काम करते हैं। पैरासाइट का मतलब होता है कि ये दूसरों पे डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए, वहीं से ये अपना फूड एंड शेल्टर क्या करते हैं, लेते हैं और सरवाइव करते हैं। ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और ये मल्टी सेलुलर भी होते हैं। अब इनका क्लासिफिकेशन जो है फंगाई का दो तरीके से किया गया है। एक है कि based on the sexual spore formation, according to this fungi are classified as a lower fungi या फिर higher fungi में उसको classify किया गया है। lower fungi का मतलब होता है they are the Phycomycetes, they have not septate hypha, they may form a asexual or sexual spores. Asexual spores are called sporangiospores. Sexual spores are zygospores and others. तो यहाँ पे लोअर जो फंगाई है वो वहाँ पे दिया हुआ है कि उनमें हाइफा वगैरह नहीं होता है और इनमें दो तरह के स्पोर्स मिलते हैं, ए सेक्शुअल भी या फिर सेक्शुअल भी। ए सेक्शुअल स्पोर्स है उसका नाम स्पोरेंजियोस्पोर्स होता है, जबकि सेक्शुअल स्पोर्स होता है उसको जाइगोस्पोर्स बोलते हैं। अब हायर फंगाई में कौन कौन है, दे हैव अ सेपरेट हाइफे, उनमें हाइफे अलग अलग रहते हैं और इसका एग्जांपल है एस्कोमाइसेट्स। नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजी। अब उनकी मॉर्फोलॉजी आउटर लुक पे जैसे वो दिखते हैं उसके हिसाब से उसको कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो फर्स्ट है ईस्ट, सेकंड है ईस्ट लाइक फंगाई, थर्ड इज मोल्ड एंड फोर्थ इज डाइमॉर्फिक fungi. So this is about the chapter 6th. So these many question we saw that these question only came in the previous question paper. तो ये 6th चैप्टर भी हो गया। 6th चैप्टर में से आप ये सारे क्वेश्चन ज़रूर करके जाएंगे। और जहाँ तक PCI अपडेट का है तो PCI अपडेट अभी तक
कुछ भी न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं है। और साथ में जो एग्जामिनिंग अथॉरिटी जिसका हम वेट करें डेट शीट का, डी फार्मा फर्स्ट ईयर जिन्होंने एडमिशन 2020 में लिया था, उनका भी कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे ही आता है वैसे मैं अपलोड करती जाऊंगी। लेकिन साथ में आप प्रीवियस जितने भी सर्कुलर्स आए हैं वो अपडेट्स आपको मिल जाएंगे, वो ज़रूर देखें, क्योंकि हमें अपने बारे में, हमें अपनी न्यूज़, हमारे अपने न्यू रेगुलेशंस पूरे मालूम होने चाहिए। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।